हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब प्यारे बच्चों? उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई वगैरह भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 की बायोलॉजी को। बेटा ये जो क्लास 10 की बायोलॉजी पढ़ेंगे ना हम लोग, ये किस चीज़ को टारगेट में लेते हुए पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे हिंदी भाषी राज्यों के स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए। जैसे हमारा यूपी बोर्ड हो गया, जैसे हमारा बिहार बोर्ड हो गया। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का पहला सेशन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बेटा किसके बारे में? जैव प्रक्रम के बारे में। बेटा ये जो हमारा सेशन होने वाला है आज का, ये बेटा बहुत ही इंट्रोडक्टरी सेशन होगा, जिसमें हम लोग थोड़ा सा आइडिया लेंगे, जनरल आइडिया किसके बारे में? जैव प्रक्रम के बारे में। फिर हम लोग जैव प्रक्रम की पहली प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग अपनी आज की क्लास। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाएंगे बेटा जैव प्रक्रम। ठीक है, जिनको हम कहते हैं बेटा लाइफ प्रोसेसेस। अब सवाल है बेटा कि जैव प्रक्रम क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं किसको बेटा? सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं जैव प्रक्रम को। किसको समझेंगे? सबसे पहले हम लोग समझेंगे बेटा जैव प्रक्रम को। तो सबसे पहले बेटा ध्यान से देखो इस वर्ड को। आपने क्या लिखा है बेटा? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में आपको दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं। एक दिखाई दे रहा है बेटा जैव, दूसरा वर्ड दिखाई दे रहा है इसमें प्रक्रम। ठीक, तो देखो इसमें जो जैव वर्ड है ना बेटा, इसका संबंध बेटा किससे है? जीव से है। इसका संबंध किससे है बेटा? जीव से है। जीवों का मतलब है सजीव से है। ठीक है, प्रक्रम का मतलब बेटा यहाँ पर किससे है? प्रक्रियाओं से है। तो कुल मिला के जैव प्रक्रम कहीं ना कहीं सजीवों में होने वाली प्रक्रियाओं से संबंधित है। तो जैव प्रक्रम क्या होते हैं? एकदम सामान्य शब्दों में अगर समझने की कोशिश करें तो ऐसी प्रक्रियाएं जो किसी सजीव को जीवित रखने के लिए जरूरी होती हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, फिर से सुनेंगे। जैव प्रक्रम में हमने क्या देखा कि जैव है और प्रक्रम है, यानी दो वर्ड से मिलकर बना है। जैव का मतलब जीव से है, अर्थात सजीव से है। प्रक्रम का मतलब होता है बेटा प्रक्रियाएं, यानी सजीवों के अंदर होने वाली प्रक्रियाएं। अब सजीव के अंदर जो प्रक्रियाएं हो रही हैं वो किस लिए हो रही होंगी? वो सजीव को जीवित रखने के लिए हो रही होंगी। तो किसी सजीव को जीवित रखने के लिए जिन प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है, या जिन जो प्रक्रियाएं होती हैं सजीव के शरीर में, उन्हीं को हम क्या कहते हैं बेटा? जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड हम क्या कहेंगे कि सजीवों को जीवित रखने के लिए या फिर सजीवों में जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जिन प्रक्रियाओं की नीड होती है, जिन प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है, वही क्या है? आपकी जैव प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, उन्हीं को आप क्या कहते हैं बेटा? जैव प्रक्रम कहते हैं। तो जैव प्रक्रम को अन्य शब्दों में जैव प्रक्रम को जैविक क्रियाएं भी कहा जाता है। अब सवाल यह है कि बेटा जैव प्रक्रम क्या है? तो जैव प्रक्रम को हम कैसे परिभाषित करेंगे? सजीवों में होने वाली ऐसी प्रक्रियाएं जो सजीवों की जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जरूरी होती हैं, वो क्या है बेटा? जैव प्रक्रम है। तो यहाँ पर एकदम सामान्य शब्दों में हम परिभाषा लिखने की कोशिश करते हैं किसकी बेटा? जैव प्रक्रम की। तो जैव प्रक्रम क्या है? तो क्या लिखोगे? सजीवों में होने वाली वे सभी प्रक्रियाएं, सजीवों में होने वाली वे सभी प्रक्रियाएं जो सजीवों को जीवित रखने के लिए आवश्यक होती हैं, जो सजीवों को जीवित रखने के लिए आवश्यक होती हैं, या सजीवों के जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती हैं, या सजीवों के जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती हैं, रखने के लिए आवश्यक होती हैं जैविक प्रक्रियाएं
या जैव प्रक्रम कहलाती हैं। इतनी बात समझ आई बेटा? ठीक है, हमने समझने की क्या कोशिश की कि जैव प्रक्रम क्या है। सजीवों में होने वाले वे सभी प्रक्रियाएं जो सजीवों को जीवित रखने के लिए आवश्यक होती हैं या सजीवों के जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? उन्हें हम जैविक प्रक्रियाएं या फिर जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, अब मान लो कोई एक जीवधारी है या फिर कोई एक सजीव है। एक सजीव के अंदर ना बेटा लगातार कुछ रिएक्शंस चलती रहती हैं, उसकी बॉडी में उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ लगातार क्या होती हैं? रिएक्शंस चलती रहती हैं। मान लीजिए कोई एक जीव है, उसकी कुछ बेटा नीड्स भी होंगी, कुछ एनर्जी की नीड्स होंगी। ठीक है, तो उसकी बहुत सारी आवश्यकताओं के अनुसार उसके अंदर ना बहुत सारी रिएक्शंस चलती रहती हैं। ठीक है, अब वो रिएक्शंस बेटा दो तरीके की हो सकती हैं। तो सजीवों के अंदर जो रिएक्शंस चल रही होती हैं ना बेटा, वो दो तरीके की हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं? कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी जिनके द्वारा सजीवों के अंदर कोई नए पदार्थ का निर्माण हो रहा होगा। ठीक है, और कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी बेटा जिसमें कोई एक बड़ा पदार्थ टूट कर क्या बना रहा होगा? छोटा छोटा पदार्थ बना रहा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक बात लिख सकते हैं बेटा, हम यहाँ पर एक नई बात लिखते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं कि सभी जीवधारियों में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, सभी जीवधारियों में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लिखो, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निरंतर कुछ संश्लेषणात्मक व विघटनात्मक अभिक्रियाएं चलती रहती हैं। जिन्हें उपापचयी क्रियाएं कहा जाता है। उपापचयी क्रियाएं कहा जाता है। बेटा अभी उपापचयी क्रियाओं को यहीं पर छोड़ दो कि ये क्या होती है। ठीक है, अभी हम केवल इतना समझने की कोशिश करते हैं, किसी जीव को जिंदा रहना है तो उसके अंदर क्या है बेटा? उसकी ज़रूरत के हिसाब से ना बहुत सारी रिएक्शंस ऑलरेडी चलती रहती हैं, लगातार चलती रहती हैं। अब वो रिएक्शंस जो है ना दो टाइप की हो सकती हैं। कैसी हो सकती हैं बेटा? संश्लेषणात्मक हो सकती हैं। संश्लेषणात्मक का मतलब कि एक नए पदार्थ का निर्माण कर रही होती हैं। विघटनात्मक हो सकती हैं, यानी कि टूटकर कोई एक बड़ा पदार्थ टूटकर कुछ छोटे छोटे पदार्थ बना रहा होता है, यानी विघटन हो रहा होता है किसी पदार्थ का। संश्लेषणात्मक का मतलब बेटा नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। विघटनात्मक का मतलब कोई पदार्थ जो है वो छोटे पदार्थों में टूट रहा है। ठीक है, तो ये दो प्रकार की प्रक्रियाएं लगातार किसी जीवधारी में चलती रहती हैं, और इन्हीं दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं को सम्मिलित रूप से हम किस नाम से जानते हैं? उपापचयी क्रियाओं के नाम से। ठीक है, और उपापचयी क्रियाएं ही क्या है बेटा? आपके जैव प्रक्रम हैं या फिर जैविक क्रियाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो बातें लिखी हैं बेटा। हमारी ये जो उपापचयी क्रियाएं हैं ना कितने प्रकार की हैं सर? दो प्रकार की हैं। उपापचयी क्रियाएं कितने प्रकार की हैं बेटा? दो प्रकार के हैं। उपापचयी क्रियाओं को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बेटा मेटाबॉलिक रिएक्शंस। क्या कहेंगे बेटा? मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है, यानी हमारी बॉडी में, यानी किसी जीव की बॉडी में जो भी रिएक्शंस लगातार चल रही हैं वो क्या है बेटा? उपापचयी क्रियाएं हैं। वो या तो संश्लेषणात्मक होंगी या फिर कैसी होंगी? विघटनात्मक। तो उपापचयी क्रियाएं भी कितने टाइप की हो सकती हैं बेटा? दो टाइप की। कितने टाइप की? दो टाइप की। एक तो ऐसी क्रिया हो गई जिसमें कोई चीज़ बन रहा होगा, और एक ऐसी क्रिया होगी बेटा जिसमें कोई चीज़ जो है बेटा टूट रहा होगा। तो जिसमें कोई चीज़ बन रहा होता है ना, उसको आप कहते हो उपचयी क्रिया। ठीक है, और जिसमें कोई चीज़ बेटा टूट रहा होता है, विघटनात्मक जो होती है, उसको आप कहते हो बेटा अपचयी क्रिया। ठीक है, उपचयी क्रिया को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बेटा एनाबॉलिक रिएक्शन। इसको हम लोग कहते हैं बेटा कैटाबॉलिक रिएक्शंस।
ठीक, ये रिएक्शंस का शॉर्ट फॉर्म है। रिएक्शंस को शॉर्ट फॉर्म में हमने RX लिख दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, कैटाबॉलिक रिएक्शन हो गई। अब ये उपापचयी क्रियाएं, सॉरी उपचयी क्रियाएं क्या होती हैं, तो देखो उपचयी क्रियाएं कैसी होती हैं बेटा, उपचयी जो होती है ना वो संश्लेषणात्मक होती हैं। अपचयी का मतलब कैसे है बेटा, विघटनात्मक है। अब उपचयी अगर संश्लेषणात्मक है तो इसका मतलब कि छोटे छोटे पदार्थों के मिलने से क्या होगा, नए पदार्थ का संश्लेषण हो रहा होगा, तभी तो इसको हम क्या कह रहे हैं, संश्लेषणात्मक। तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास, एक मिनट मार्कर चेंज करता हूँ बेटा मैं, इसमें आपके पास कुछ छोटे छोटे सरल पदार्थ होते हैं। ये क्या है बेटा, आपके सरल पदार्थ है। इन सरल पदार्थों का परिवर्तन हो रहा होता है किसमें, एक जटिल पदार्थ में। ये बड़ा सा क्या है बेटा, ये बड़ा सा एक जटिल पदार्थ है। ये बड़ा सा क्या है, ये बड़ा सा एक जटिल पदार्थ। ये सरल पदार्थ हैं आपके, और ये क्या है, एक जटिल पदार्थ है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, हम कह सकते हैं कि ऐसी बॉडी में होने वाली या फिर जीवधारियों के शरीर में होने वाली ऐसी रिएक्शन जिसमें सरल पदार्थों को किस में चेंज किया जाता है बेटा, जटिल पदार्थों में चेंज किया जाता है। किसकी मदद से, बहुत सारे एंजाइम्स की मदद से। उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, उपचयी क्रिया कहते हैं। यानी जीवों के शरीर में होने वाली ऐसी रिएक्शंस जिसमें सरल पदार्थों को जटिल पदार्थों में बदला जाता है। सरल पदार्थ कैसे होंगे बेटा, ज़्यादातर ये अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। सरल पदार्थ मुख्यतः क्या होते हैं बेटा, मुख्यतः ये होते हैं अकार्बनिक। क्या होंगे बेटा, ये अकार्बनिक होते हैं। ठीक है, और जटिल पदार्थ क्या होंगे बेटा, ये मुख्यतः कार्बनिक होते हैं। ठीक, मुख्यतः क्या होते हैं बेटा, कार्बनिक होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, जीवों के शरीर में होने वाली ऐसी क्रियाएं। देख बेटा, हम सबसे बड़ी बात तो हमें क्या सीखना है, हमें सीखना है बायोलॉजी के बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो कोर कॉन्सेप्ट सीखने का मतलब ये नहीं है कि हम चीज़ों को रटना स्टार्ट कर दें। हमें क्या करना है, हमें चीज़ों को समझना है, अपनी लैंग्वेज में लिखना है। तो देखो, जब हम किसी चीज़ को समझ के बेटा अपनी लैंग्वेज में उसको लिखते हैं ना, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में ना हमेशा के लिए एकदम सेट हो जाती है। अगर हम किसी चीज़ को रटने पर जाएंगे तो हो सकता है 1-2 दिन 4 दिन याद रहे, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट के अंडरस्टैंडिंग नहीं है बेटा ना, तो फिर वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके सेव नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना है बेटा, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, समझ के अपने वर्ड में उसको डिफाइन करना है, यानी परिभाषित करना है। ठीक है, तो हमें देखो, हमने क्या सीखा है बेटा कि हमारी बॉडी में कुछ रिएक्शंस ऐसी चलती रहती हैं जो कुछ छोटे छोटे सरल पदार्थों को, जो मुख्यतः कैसे होते हैं, अकार्बनिक होते हैं, वो रिएक्शंस क्या करते हैं बेटा, एंजाइम्स की सहायता से किस में चेंज करती हैं, जटिल पदार्थों में, जो मुख्यतः कैसे होते हैं, कार्बनिक होते हैं। तो हम परिभाषा में कैसे लिख सकते हैं कि जीवधारियों के शरीर में होने वाली ऐसी रिएक्शंस जिनमें सरल अकार्बनिक पदार्थों को एंजाइम की सहायता से जटिल कार्बनिक पदार्थों में बदला जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उपचयी क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो अब अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी तो आप कैसे लिखोगे बेटा, उपचयी क्रिया की डेफिनेशन हम लोग कैसे लिखते हैं बेटा, देखो, वे रासायनिक अपक्रियाएं या वे सभी अपक्रियाएं, या फिर ऐसे लिखो, जीवों के शरीर में होने वाली वे सभी अपक्रियाएं, और अच्छा लगेगा, जीवों के शरीर में होने वाली वे सभी अपक्रियाएं, वे सभी अभिक्रियाएं जिनमें सरल अकार्बनिक पदार्थों से, सरल अकार्बनिक पदार्थों से एंजाइम की सहायता से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है, जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे उपचयी क्रिया कहा जाता है, उसे उपचयी क्रिया कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं बेटा अपचयी क्रिया पर। अपचयी क्रिया क्या होती है, अपचयी क्रिया बेटा इसका उल्टा होती है। सर कुछ एग्जाम्पल बता दीजिए किसके, उपचयी क्रिया के। हाँ बेटा, इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल होता है बेटा प्रकाश संश्लेषण।
इसका एग्जाम्पल क्या है, प्रकाश संश्लेषण है। कैसे सिद्ध करके देखें, चलो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले देखो बेटा, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि वातावरण से ली गई होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक मिनट यहाँ पर बनाता हूँ बेटा, मैं थोड़ा सा इसको रफ करता हूँ। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर वहाँ पर मैं रफ करता हूँ। ठीक, फटाक से करिए। चलिए देखिए होता क्या है बेटा, यहाँ पर देखो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है। मान लीजिए आपका ये एक छोटा सा क्या है बेटा, पौधा है, पौधा नहीं पेड़ ही बना लेते हैं। ठीक, ये क्या है बेटा, एक पेड़ है। ठीक है, जड़ों से पेड़ में क्या जाता है बेटा, H2O जाता है, प्लस बहुत सारे खनिज पदार्थ जाते हैं, यानी मिनरल्स जाते हैं। ठीक है, H2O यहाँ से होता हुआ पौधों के ग्रीन पार्ट में पहुँच गया। ठीक है, यहाँ से होता हुआ एक टिश्यू होता है जाइलम, उसके थ्रू बेटा कहाँ पहुँच गया, उसके थ्रू पहुँच गया ये लीव्स में। लीव्स में क्या पहुँच गया, H2O। अच्छा, ये पौधे के चारों तरफ क्या होगी बेटा, यहाँ पर एयर होगी कि नहीं होगी चारों तरफ। यहाँ पर इस पौधे के चारों तरफ क्या होगी बेटा, यहाँ पर होगी एयर। ठीक है, क्या होगी, एयर। अब एयर में तो बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, मान लो अगर हम खड़े हैं यहाँ पर, तो हम लोग क्या निकालते हैं बेटा, कौन सी गैस बाहर करते हैं, CO2 को बाहर करते हैं। ठीक है, चलो इस साइड से बाहर करते हैं, इस साइड से हम लोग क्या बाहर कर रहे हैं, CO2। ये CO2 कहाँ पहुँची, हमारी एयर में। और फिर बेटा इस पत्तियों के अंदर कहाँ से वातावरण से इंटर कर जाती है, कौन, CO2। अब देखो पत्तियों के अंदर क्या क्या चीज़ें आ गई हैं। पत्तियों के अंदर एक CO2 है जो वातावरण से आई है, प्लस और क्या है बेटा, जड़ से लिया गया क्या है बेटा, वाटर है। और ये वाटर सनलाइट के उपस्थित में, ठीक है, सनलाइट के उपस्थित में, H लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है बेटा सनलाइट। यहाँ पर किसके उपस्थित में बेटा, सनलाइट के उपस्थित में। ठीक है, एक प्रोसेस चलती है जिसके थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर जो है ना बेटा, क्या बना लेता है, ये वाटर जो है क्या बनाता है, C6H12O6 प्लस 6O2। अगर इसको मैं यहाँ पर 12H2O लेता हूँ तो यहाँ पर क्या बनता है, 6H2O भी बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख बेटा, ये जो C6H12O6 बना है, ये क्या है बेटा, ये बड़ा जटिल पदार्थ है। ठीक है, और ये दोनों कैसे पदार्थ हैं बेटा, ये दोनों हैं सरल पदार्थ। ये कैसा पदार्थ है, सरल पदार्थ है, और ये कैसा पदार्थ है, जटिल पदार्थ है। तो देख यहाँ पर बेटा, सरल पदार्थ से क्या बन रहा है, जटिल पदार्थ बन रहा है ना। तो ये कैसी प्रक्रिया हुई, ये हुई उपचयी प्रक्रिया। अच्छा, इसमें जो ये ऑक्सीजन बन रही है, यही ऑक्सीजन यहाँ से क्या होती है बेटा, फ्री होती है, और किसको मिलती है, हम लोगों को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख बेटा, यहाँ से ऑक्सीजन हो गई फ्री, और ये जो जटिल पदार्थ यानी जो भोजन बना हुआ है ना, क्या, C6H12O6, ये C6H12, एक मिनट बेटा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, C6H12O6, इसको पौधे क्या करते हैं बेटा, अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेटा नए पदार्थ का संश्लेषण, यानी जटिल पदार्थ का संश्लेषण किया किससे, आपने, कुछ सरल पदार्थों की सहायता से। तो कैसी प्रक्रिया है बेटा, ये उपचयी प्रक्रिया है, जिसमें कुछ पदार्थ का क्या हो रहा है, संश्लेषण हो रहा है। अब आइए चलते हैं बेटा कहाँ पर, अपचयी क्रिया में। ठीक है, अपचयी क्रिया क्या होती है, अपचयी क्रिया का मतलब क्या है, वो उपचयी का उल्टा होती है। उपचयी में क्या हुआ था, सरल पदार्थों से क्या बना था, जटिल पदार्थ। तो इसमें क्या होगा, अगर ये उल्टी है तो इससे किसका निर्माण होगा, यानी जटिल कार्बनिक पदार्थों से किसका निर्माण होगा, सरल अकार्बनिक पदार्थों का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें होता है ये कि आपके पास क्या है, आपके पास है ये जटिल कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, ये क्या है आपका, ये है आपका जटिल कार्बनिक पदार्थ। ये टूट रहा है किसकी मदद से, ये टूट रहा है बेटा कुछ एंजाइम्स की मदद से। ठीक है, किसकी मदद से बेटा, कुछ एंजाइम्स की मदद से। और ये एंजाइम इसको तोड़ कर क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं छोटे छोटे सरल अकार्बनिक पदार्थ। क्या बना रहे हैं बेटा, इसको बना रहे हैं छोटे छोटे सरल अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है, तो अब ये इसमें देखो, इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, इसी के इधर लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है बेटा, एक मिनट ज़रा चेक करने दो बेटा, इधर दिख रहा है बराबर आपको कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ठीक है,
तो चलिए अब लिखते हैं बेटा हम लोग इसकी डिफिनेशन। देखो डिफिनेशन कैसे लिखेंगे बेटा, जैसे हमने इसकी लिखी थी कि जीवों के शरीर में होने वाले वे सभी अभिक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक पदार्थ किस में चेंज होते हैं बेटा, सरल अकार्बनिक पदार्थ में एंजाइम की सहायता से चेंज होते हैं, उनको आप क्या कहते हो, उनको आप कहते हैं बेटा अपचयी क्रिया। ठीक है, तो हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं। जीवों के शरीर में होने वाली वे सभी अभिक्रियाएं जिनमें एंजाइम की सहायता से जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तन हो जाता है। सरल अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तन हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है बेटा, अपचयी क्रिया कहा जाता है। उसे अपचयी क्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो अपचयी क्रिया का सर कुछ एग्जाम्पल बता दीजिए। तो इसका एग्जाम्पल एक बेटा, इसका एग्जाम्पल है आपका श्वसन। क्या है बेटा, श्वसन है, या फिर आपका क्या है बेटा, पाचन है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया हमने श्वसन का। अच्छा देखो श्वसन में क्या होता है, श्वसन में जो हमारी बॉडी में जो सेल्स होती हैं, सेल्स के अंदर जो भोजन पहुंचता है ना, उस भोजन का होता है ऑक्सीडेशन। क्यों ऑक्सीडेशन क्यों होता है बेटा, ऑक्सीडेशन क्यों होता है, ऑक्सीडेशन इसलिए होता है क्योंकि भोजन से हमें क्या चाहिए होती है, भोजन से चाहिए होती है हमें एनर्जी। तो भोजन से एनर्जी प्राप्त करने के लिए जो भोजन का ऑक्सीडेशन होता है यानी ऑक्सीकरण होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा जो फर्स्ट चैप्टर है वहाँ पर जो केमिकल रिएक्शंस वाला चैप्टर है, वहाँ पर पढ़ा होगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। किसी भी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का एडिशन कर रहे हो या फिर किसी भी एलिमेंट में आप ऑक्सीजन का एडिशन कर रहे हो तो उसको आप क्या कहते हो, ऑक्सीडेशन कहते हो। तो ऑक्सीडेशन बेटा यहाँ पर एग्जांपल में लिखता हूँ मैं कि रेस्पायरेशन में क्या होता है, रेस्पायरेशन यानी श्वसन में क्या होता है। ठीक है, रेस्पायरेशन में क्या होता है, तो देखो रेस्पायरेशन में क्या होता है बेटा, सबसे पहला चीज़ क्या होता है कि मेरे पास एक भोजन होता है C6H12O6, क्या है मेरा फूड है। मेरे पास क्या आई बेटा, ऑक्सीजन आई। अब इस ऑक्सीजन ने क्या किया, इस फूड को ब्रेक किया। ये क्या है बेटा, एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है, जटिल कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, अब इसका ऑक्सीजन की सहायता से और यहाँ पर कुछ एंजाइम की सहायता से इसको मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, ब्रेक कर रहा हूँ। ब्रेक करने के बाद क्या बनाता हूँ, 6CO2 + 6H2O प्लस बनाता हूँ बेटा मैं एनर्जी। कितनी एनर्जी बनाता हूँ, 38 ATP। अगर मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, ऑक्सीशोषण कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं ऑक्सीशोषण कर रहा हूँ यानी एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा हूँ तो मैं कितनी ATP बनाऊंगा, 38 ATP बनाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जटिल कार्बनिक पदार्थ किस में चेंज हुए बेटा, सरल अकार्बनिक पदार्थ में बदले नहीं बदले। तो ये रिएक्शन कैसी है बेटा, तो ये रिएक्शन आपकी अपचयी क्रिया है। ठीक है, फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, देन हम लोग कहाँ बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जैविक प्रक्रम को जो हमें इस चैप्टर में हमारे पढ़ने हैं। ठीक है, तो फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट करें, देन आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा मैं इसको रफ करता हूँ। चलो बेटा, चलो देखो आगे देखते हैं। हम लोग देखते हैं बेटा, एक पॉइंट यहाँ पर नोट करते हैं कि मानव क्या है बेटा, सबसे ज़्यादा विकसित प्राणी है। मानव क्या है बेटा, सबसे ज़्यादा विकसित प्राणी है। तो मानव के अंदर का जो सिस्टम होगा यानी उसके अंदर जो
ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, उसके अंदर का संगठन जो होगा ना वो भी बहुत एडवांस टाइप का होगा। ठीक है, तो हम एक बात लिख सकते हैं ना कि मानव एक विकसित प्राणी है जिसमें बहुत ही एडवांस तरीके के यानी विकसित प्रकार के अंग तंत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं बेटा कि मानव एक विकसित प्राणी है। मानव एक विकसित प्राणी है जिनमें मुख्यतः निम्न विकसित अंग तंत्र पाए जाते हैं। निम्न विकसित अंग तंत्र पाए जाते हैं। अब बेटा अंग तंत्र क्या होता है? देखो, अंग तंत्र का मतलब होता है कि अंगों का समूह, कई सारे अंगों का समूह, यानी अलग अलग अंगों का समूह जो क्या करता है बेटा, कोई एक विशेष कार्य, जब कोई एक विशेष कार्य के लिए संगठित होता है, कोई एक विशेष कार्य के लिए, विशेष का छोड़ो, ऐसे लिख लो बेटा, कोई किसी एक विशिष्ट कार्य को करने के लिए संगठित होता है ना, तो उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, उसे ही हम क्या कहते हैं, अंग तंत्र कहते हैं। ठीक है, कोई एक विशेष कार्य को करने के लिए बहुत सारे अंगों का समूह जो संगठित होता है ना बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, अंग तंत्र कहते हैं। तो हम लोगों में कौन कौन से मुख्य अंग तंत्र पाए जाते हैं बेटा? पहला अंग तंत्र है हम लोगों में पाचन तंत्र। हम लोगों में पहला अंग तंत्र कौन सा है बेटा? पाचन तंत्र है। दूसरा अंग तंत्र कौन सा है बेटा? हम लोगों में है श्वसन तंत्र। ठीक है, तीसरा हम लोगों में कौन सा है बेटा? तीसरा है हम लोगों में परिसंचरण तंत्र। ठीक है, और चौथा है बेटा हम लोगों में उत्सर्जन तंत्र। ठीक, पांचवा है बेटा हम लोगों में जनन तंत्र। अब बेटा इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं वो समझ लो। इसको कहा जाता है बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र को क्या कहा जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। श्वसन तंत्र को कहा जाता है बेटा रेस्पायरेटरी सिस्टम। कैसा सिस्टम? रेस्पायरेटरी सिस्टम। परिसंचरण तंत्र को कहा जाता है बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहा जाएगा बेटा? सर्कुलेटरी सिस्टम। उत्सर्जन तंत्र को कहा जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, और जनन तंत्र को क्या कहा जाता है बेटा? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब सबसे पहले बेटा देखो, जो हमारे को इस चैप्टर में पढ़ना है, हमारे जैव प्रक्रम चैप्टर में पढ़ना है ना, वो ये 4 प्रोसेसेस हैं। ठीक है, इन 4 तंत्रों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। पाचन तंत्र में हम लोग पाचन की प्रोसेस पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र में हम लोग श्वसन की प्रोसेस पढ़ेंगे, परिसंचरण तंत्र में मानव में हम लोग परिसंचरण कैसे होता है या फिर अन्य जीवों में परिसंचरण कैसे होता है ये सीखेंगे। उत्सर्जन तंत्र में हम लोग ये सीखेंगे कि चीज़ों का उत्सर्जन कैसे होता है, जो हमारी बॉडी के वेस्ट मटेरियल होते हैं ना वो बाहर कैसे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा इस चैप्टर में हमें 4 चीज़ें सीखनी है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं हम लोग किसके बारे में। हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर का, सबसे ब्रॉड टॉपिक और अच्छा टॉपिक, जिसको हम कहते हैं बेटा पोषण। पोषण का मतलब क्या है बेटा? न्यूट्रिशन। ठीक है, अब न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, देखो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। हम लोग क्या करते हैं बेटा, हमारे शरीर को जो हमारे अंदर की बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, इनको चलाने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। ठीक है, अब उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा? भोजन करते हैं। हम लोग जब भोजन करते हैं तो भोजन का हमारे अंदर क्या होता है बेटा? पाचन होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले भोजन को ग्रहण करेंगे, वो एक जटिल रूप में होगा, फिर हमारे अंदर उसका पाचन होगा, वो किस में आएगा बेटा? सरल रूप में आएगा। सरल रूप में आने के बाद उस भोजन को हमारी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की सहायता से तोड़ा जाएगा और हमें क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। और साथ साथ और भी जो हमारे बहुत सारे आवश्यक पदार्थ होंगे, आवश्यक पोषक पदार्थ होंगे जो हमारी बॉडी को चाहिए होंगे, वो भी कहाँ से मिलेंगे? उसी भोजन से मिलेंगे। तो यानी हम क्या करते हैं, सबसे पहले भोजन को ग्रहण करते हैं, फिर उसे ऊर्जा और शरीर के लिए अन्य पोषक पदार्थों को प्राप्त करने के लिए उसको हम क्या करते हैं? उसका पाचन करते हैं।
तो इसी पूरी प्रक्रिया को हम किसका नाम दे देते हैं बेटा? पोषण का। सबसे पहले बात सुनो, हमारा पोषण क्या है? पोषण में हम लोग क्या करते हैं बेटा? भोजन को ग्रहण करने, फिर उससे ऊर्जा और शरीर के लिए आवश्यक अन्य पोषक पदार्थ को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? उसी को हम लोग पोषण कहते हैं। ठीक है, बात समझ आई बेटा? पोषण क्या है बेटा? सबसे पहले पोषण को परिभाषित करते हुए लिखेंगे हम लोग कि वह प्रक्रिया, या फिर ऐसे लिखो, भोजन को ग्रहण करने, भोजन को ग्रहण करने व उसे ऊर्जा व अन्य पोषक पदार्थ को प्राप्त, उसे की जगह बेटा उससे लिख लो, व उससे ऊर्जा व अन्य पोषक पदार्थों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को पोषण कहा जाता है। को क्या कहा जाता है बेटा? पोषण कहा जाता है। ठीक है, बात समझ आई? पहली बात तो पोषण क्या है बेटा? भोजन को ग्रहण करने और उससे भोजन को ग्रहण व उससे ऊर्जा व अन्य पदार्थों को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है बेटा? पोषण कहलाती है। ठीक है बेटा, पोषण क्या है बेटा? हम भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, फिर उससे ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं व शरीर के लिए आवश्यक अन्य पोषक पदार्थ को क्या कर रहे हैं? प्राप्त कर रहे हैं। तो ये सभी प्रक्रिया को हम सम्मिलित रूप से क्या नाम दे देते हैं बेटा? पोषण का नाम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई बेटा? अगर यहाँ तक बात समझ आई हो तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और हेडिंग डालते हैं बेटा पोषण के प्रकार। हम लोग क्या हेडिंग डालेंगे बेटा? पोषण के प्रकार। तो यहाँ पर हेडिंग लगाते हैं बेटा छोटी सी, इसको थोड़ा सा इसे साइड में कर लेते हैं ऐसे, क्योंकि इससे हमारा मतलब हो गया है अब खत्म। तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार। तो बेटा देखो, पोषण के कितने प्रकार होते हैं? तो पोषण के बेटा मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। तो क्या लिखेंगे बेटा? पोषण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पोषण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बेटा? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा पोषण बेटा? सबसे पहले बीच में यहाँ पर आप लिख लीजिए ऐसे पोषण। ठीक, अब इसको आप 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब पोषण कितने टाइप का बेटा? 2 टाइप का पोषण। सबसे पहले पोषण को आप कहोगे बेटा स्वपोषण। क्या कहते हो बेटा? स्वपोषण कहते हो। दूसरे पोषण को आप कहते हो बेटा विषम पोषण। क्या कहते हो बेटा? इसको विषम पोषण कहते हो। ठीक है, अब पोषण को इंग्लिश में अगर मैं कह रहा हूँ कि पोषण को न्यूट्रिशन नाम दे देता हूँ, तो स्वपोषण को क्या कहूँगा बेटा? इसको मैं कहूँगा फिर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या कहूँगा? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और विषम पोषण को कहूँगा बेटा मैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा, इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बेटा यहाँ पर लिख लेते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। केवल अभी इसको परिभाषित कर ले रहे हैं बेटा, इसकी डिटेल में हम लोग चलेंगे कल। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की डिटेल में चलेंगे हम लोग कल। ठीक, अभी केवल इसको हम डिफाइन कर लेते हैं कि क्या होते हैं ये। देखिए स्वपोषण क्या होता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं बेटा जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं। ऐसे जीवों को हम लोग कहते हैं बेटा स्वपोषी जीव। ठीक है, क्या कहेंगे बेटा? उनको ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। ऐसे जीव जो प्रकाश की सहायता से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा? वो आपके कहलाते हैं ऑटोट्रॉपिक। या फिर प्रकाश की सहायता से मत कहो, फिर ये ऐसे कह सकते हो कि ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं बिना किसी बाहरी चीज़ों को ग्रहण किए हुए। ठीक है, जैसे बिना किसी बाहरी चीज़ों को ग्रहण करने का मतलब है कि बाहर से किसी दूसरे भोजन को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है। अब जैसे कहोगे आप प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण में भी तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को बाहर से लेता है वो। ठीक है, तो ऐसा नहीं बेटा, मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते, वो सूर्य के प्रकाश या अन्य कारकों की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं आपके? वो आपके स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है, तो स्वपोषी में क्या लिखोगे बेटा? वे जीव
जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहते, अर्थात वे जीव जो प्रकाश या अन्य कारकों की सहायता से या अन्य कारकों की सहायता से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उन्हें स्वपोषी जीव कहा जाता है, उन्हें स्वपोषी जीव कहा जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग किसको ले सकते हैं बेटा? फॉर एग्जाम्पल हम लोग किसको ले सकते हैं? हम लोग ले सकते हैं बेटा ग्रीन प्लांट्स को, यानी हरे पेड़ पौधों को। हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं बेटा? प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। और लिख सकते हैं बेटा कुछ साइनोबैक्टीरियाज को। ठीक है। साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं बेटा? इनको हम एक और नाम से जानते हैं, इनको नीले हरे शैवाल कहा जाता है, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है, यानी नीले हरे शैवाल। ये भी अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और बेटा कुछ सल्फर जीवाणु होते हैं। ठीक, सल्फर जीवाणु होते हैं जो कुछ केमिकल्स की सहायता से अपना भोजन बना लेते हैं और अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते। ठीक है। तो ये हो गए बेटा एग्जाम्पल किसके? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के। अब हम लोग चलते हैं बेटा कहाँ पर? विषम पोषण पर। ठीक है। हम लोग यहाँ पर एक छोटी सी हेडिंग डालते हैं किसकी बेटा? विषम पोषण की। ठीक है। विषम पोषण क्या होता है? ठीक है। देखिए विषम पोषण को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? इसको हम लोग कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या कहेंगे बेटा? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब क्या है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? मतलब ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहेंगे ना, उनको हम क्या कहते हैं बेटा? उनको हम कहते हैं विषमपोषी जीव। क्या कहेंगे बेटा? उनको कहेंगे विषमपोषी जीव। ठीक है। और विषमपोषी जीवों का जो पोषण होगा ना, उसी को हम क्या कहेंगे? विषमपोषी पोषण कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखो एक चीज़ मैं इसमें और ऐड कर देता हूँ। वे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहते, अर्थात वे जीव जो प्रकाश या अन्य कारकों की सहायता से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? स्वपोषी जीव कहा जाता है। ठीक है। और यहाँ पर एक बात और ऐड कर लो कि स्वपोषी जीवों के पोषण को, स्वपोषी जीवों के पोषण को क्या कहोगे आप? स्वपोषी पोषण कहा जाता है। स्वपोषी पोषण कहा जाता है। ठीक है। वैसे ही यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा? वे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, जैसे हम लोग अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है। तो हम लोग क्या है बेटा? हम लोग विषमपोषी हैं। तो क्या लिखोगे बेटा? वे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें विषमपोषी जीव कहा जाता है। उन्हें बेटा विषमपोषी जीव कहा जाता है। विषमपोषी जीवों के पोषण को आप क्या नाम दे देते हो? विषम पोषण। ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट ऐड कर लेते हैं कि विषमपोषी जीवों के पोषण को क्या कहते हैं बेटा? हम लोग विषम पोषण कहते हैं। विषम पोषण कहा जाता है।
ठीक है, तो यहाँ तक बेटा बात क्लियर हुई। प्यारे बच्चों, अगर यहाँ तक बात क्लियर हुई है तो फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट करिए, देन फिर हम लोग आगे कुछ देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो बच्चों आज की क्लास थोड़ा सा लंबी हो जा रही है। हम कोशिश करेंगे कि ये क्लास ना 30 से 35 मिनट या मैक्सिमम 40 मिनट के रहे, जिसमें हम लोग ना पर डे एक अच्छा टॉपिक डिस्कस कर पाएँ। ठीक है, आज की क्लास जो थी ना वो बेटा इंट्रोडक्टरी क्लास थी। हमने क्या बनाया, चैप्टर का जो है ना एक थोड़ा सा बेस बनाया। ठीक है, एक फाउंडेशन बनाई किसकी, इस चैप्टर की, कि इस चैप्टर को हमें कैसे सीखना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र को, फिर श्वसन को, फिर परिसंचरण तंत्र को, लास्ट में पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र को। ठीक है, तो अब बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे इस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को, यानी स्वपोषण को। ये जो आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, जिसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, स्वपोषण। इस स्वपोषण क्या होता है ये तो आज समझ लिया है। अब इस स्वपोषण के भी कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, स्वपोषण के टाइप्स को देखेंगे, फिर पौधों में जो स्वपोषण की प्रक्रिया यानी प्रकाश संश्लेषण कैसे घटित होती है, कहाँ पर घटित होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर बेटा ये क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए अपना ख्याल रखिए बेटा, अच्छे से पढ़ाई करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। ठीक।